अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब इस चैप्टर में जब हम डायगोनलाइजेशन वाला सारा प्रोसेस समझने की कोशिश कर रहे हैं तो आपने एक चीज़ एक नोट की कि हम जब मैट्रिक्स ए लेते हैं और फिर उस मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल बनाते हैं, जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा वही कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल की डिग्री होगी। अब फर्ज कीजिए अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर आर है और कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल की डिग्री मैट्रिक्स का ऑर्डर n है और कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल की डिग्री भी n है, तो रूट्स की क्या सूरत हाल हो सकती है। एक सिचुएशन ये हो सकती है कि वो n डिफरेंट आपको रूट्स मिले, यानी कि आपको n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज मिले। दूसरी सूरत ये हो सकती है कुछ रूट्स की अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा हो। एक तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि बीच में कुछ टर्म्स ऐसी हों जो रिड्यूस ना हो सके लीनियर फैक्टर्स में, फिर ये n मुमकिन है कि हमें उसको कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फील्ड के साथ ट्रीट करना पड़े। अच्छा, अब अगर आपका मैट्रिक्स ऑर्डर n का है और आपको n डिफरेंट आइगन वैल्यूज मिल जाएं, तो हम एक थ्योरम करेंगे जिसमें हम ये प्रूव करेंगे कि अगर n आपको डिफरेंट आइगन वैल्यूज मिल जाएं तो उनके साथ जो आइगन वेक्टर्स होंगे वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। सो दैट मीन्स यू विल ऑब्टेन n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, eigen vectors. You will put them as columns in and you will form your P. You will compute P inverse and then by looking at P inverse A and P, this multiplication will give you a diagonal matrix. तो आप ये कह सकेंगे कि A is diagonalizable or A is similar to a diagonal matrix. तो दूसरे लफ्जों में अगर आपको n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज मिल जाए तो ये गारंटी मिल जाएगी आपको कि आपका जो मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल है। अब हम प्रूफ देखते हैं और प्रूफ में हम करने क्या जा रहे हैं कि जो आइगन वेक्टर्स हैं बिलोंगिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब अगर डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं तो उनके जो आइगन वेक्टर्स हैं अगर वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हों तो दैट गिव्स अस एन इंडिकेशन कि मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर n क्रॉस n है और n उसके साथ आपको मिल जाए आइगन वैल्यूज, you will conclude that this matrix A is diagonalizable. अब आगे लीनियर अलजेब्रा में जो आपको पढ़ना है ना, आपको मैट्रिसेस दिए होंगे। आप अगर पहली बात तो ये कि उनको आप डायगोनलाइज कर पाएंगे, और अगर आप डायगोनलाइज कर पाए तो सिर्फ डायगोनल एंट्रीज आपकी नॉन जीरो होती हैं, बाकी सब जीरो होती हैं। अब अगर ये पॉसिबल ना हो तो फिर हम अगली और ट्राई करेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है ये सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। उनके लिए हम टर्म यूज करते हैं कैनोनिकल फॉर्म्स, जो कि आपके इस कोर्स का पार्ट नहीं है, आप किसी हायर क्लासेस में इन चीज़ों को देखेंगे। तो जो कैनोनिकल फॉर्म्स हैं उनमें भी आप मैट्रिक्स का सिंपलर वर्जन लेके आते हैं ताकि आपकी कंप्यूटेशंस आसान रहें। बट फॉर नाउ वी आर ट्राइंग टू प्रूव दैट आइगन वेक्टर्स बिलोंगिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। प्रूफ देखते हैं जी। अच्छा, एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि जो आइगन वैल्यूज हैं ये ऑपरेटर की भी हो सकती हैं और ये मैट्रिक्स की भी हो सकती हैं। आप ऑपरेटर से मैट्रिक्स बना सकते हैं और मैट्रिक्स को आप ऑपरेटर की तरह सोच सकते हैं। तो इनमें से एक का भी मैं प्रूफ कर दूं तो दूसरे का एग्जैक्टली उन्हीं लाइंस पे हो जाएगा। Now suppose we want to Vn, these are non-zero eigen vectors. मैं जीरो आइगन वेक्टर को कंसीडर नहीं कर रहा। ऑफ t, अब यहाँ पे a भी लिख सकते हैं कि अगर ये n non-zero eigen vectors हैं and they belong to distinct eigen values, तो ये n आपकी distinct eigen values हैं। Then what we have to prove? Then this v1, v2 up to so on vn, they are linearly independent। ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ हमें ये करना है कि ये जो लीनियर आपके आइगन वेक्टर्स हैं दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। फर्ज कर लीजिए ये ट्रू नहीं है। अगर ये ट्रू नहीं है तो फिर क्या होगा, ये वेक्टर्स आपके लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। अब इस थ्योरम की गरज से हम करेंगे क्या कि हम ना एक मिनिमल, फर्ज कर लीजिए ये थ्योरम ट्रू नहीं है, तो हम करेंगे क्या कि जो मिनिमल सेट ऑफ वेक्टर्स लेंगे फॉर विच द थ्योरम इज नॉट ट्रू। मतलब ये कि थ्योरम ट्रू कब होगा, लीनियर इंडिपेंडेंस के केस में तो आपने उतने वेक्टर्स लेने हैं कि एक उनमें से आप निकाल दें तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाए। मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट कलेक्शन प्लस वन, एक वेक्टर आपने उसमें और डाला। ओके,
अब आपने ये V1 से लेके Vs तक ये मिनिमल सेट ऑफ वेक्टर्स ले लिया जो कि जिनके लिए ये थ्योरम ट्रू नहीं है, यानी कि थ्योरम ये जो वेक्टर्स हैं ये लीनियरली डिपेंडेंट है। इसका मतलब ये S आपका 1 से ज्यादा होगा क्योंकि आपकी कलेक्शन जो है वो नॉन जीरो वेक्टर्स की है। तो ये क्योंकि आप कहते हैं कि जितना आपकी नॉन जीरो वेक्टर्स की कलेक्शन है तो एक तो आपका पक्का नॉन जीरो होगा। ओके, नाउ अप्लाइंग द मिनिमैलिटी कंडीशन। अब मिनिमैलिटी कंडीशन को यूज करते हुए हम कर क्या रहे हैं, ये जो V2 V3 अप टू सो ऑन Vn ये तो फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे क्योंकि एक मैंने इनमें से निकाल दिया। अगर ये एक निकाल दिया तो उसका मतलब ये कि वो जो एक निकाला है वो बाकियों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। ये जो V1 है ये V2 V3 Vs इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। अगर ये लिखा जा सकता है तो मैं यूं लिख दूंगा V1 इज इक्वल टू A2 V2 प्लस A3 V3 प्लस सो ऑन AS Vs। और इनमें कम से कम एक स्केलर तो आपका पक्का नॉन जीरो होगा। अगर सारे ही जीरो हो तो फिर इसका तो मतलब ये हो जाएगा कि ये इनमें एक श्योरली नॉन जीरो होगा, अदरवाइज ये V1 जो है वो जीरो हो जाएगा। ओके, अब इसको मैं लेबल कर रहा हूं 1 फॉर माय लेटर यूज। इसको मैंने 1 का लेबल कर दिया। अब जब मैं इस पे t अप्लाई करता हूं तो t क्योंकि लीनियर ऑपरेटर है तो ये बन गया जी t ऑफ v1, और इधर लीनियर ऑपरेटर है तो मैं लिनियरिटी को साथ ही यूज कर रहा हूं तो ये a2 को बाहर लिख दिया और ये t ऑफ v2 प्लस a3 t ऑफ v3 एंड सो ऑन as t ऑफ vs। ये मैंने ऑपरेटर अप्लाई भी कर दिया। अब ये जो t ऑफ v1 जब अप्लाई करेंगे तो ये आइगन वेक्टर है तो फिर आइगन वैल्यू जो कोरिस्पोंडिंग है वो है λ2, तो फिर हम इसको लिख देंगे λ2 v2। ये जो t ऑफ v2 है ये हमने इसको λ2 v2 लिख दिया। इसी तरह से t ऑफ v3 को λ3 v3 लिख दिया एंड सो ऑन λs vs। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी हैव λ1 v1 क्योंकि v1 भी तो आइगन वेक्टर है। ओके, ये करने के बाद मैंने किया ये कि जिसको मैंने लेवल 1 किया था ना इसको मैं लेवल 2 कर देता हूं, जिसको मैंने लेवल 1 किया था उसको मैं λ1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अगर मैं λ1 से मल्टीप्लाई करूं तो ये बनता है λ1 v1 और इन तमाम टर्म्स के साथ मैंने λ1 मल्टीप्लाई कर देना। सो दिस इज a2 λ1 v2 प्लस a3 λ1 v3 प्लस सो ऑन as λ1 s। इसको मैंने लेवल कर दिया 3। अब अगर मैं 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट करूं तो ये वाली साइड तो हो जाती है कैंसिल, इधर तो मिल गया मुझे जीरो वेक्टर। यहां देखिए तो ये v2 कॉमन है और a2 कॉमन है तो दरमियान में ये बन गया जी a2 λ2 माइनस λ1 टाइम्स v2, a3 λ3 माइनस λ1 v3 प्लस सो ऑन as λs माइनस 1 λ1 vs। अच्छा, ये ध्यान में रखिएगा ये जो v1 v3 v2 v3 vs वाले जो सेट कलेक्शन की वेक्टर्स थी ये लीनियरली इंडिपेंडेंट थे। अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट थे इनका मैं लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के बराबर रखूं तो इसके जो स्केलर्स हैं उनके पास द ओनली पॉसिबिलिटी इज दैट दे आर ऑल 0। तो ये जितने भी इसके कोएफिशिएंट थे वो सारे के सारे 0। अगर ये सारे के सारे 0 हो गए तो ये तो हमने स्टार्ट से ये लिया हुआ है कि ये λ1 और λ2 है ये डिस्टिंक्ट है, डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली टर्म तो 0 नहीं हो सकती, दिस इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम 0। अगर ये 0 नहीं है तो फिर a2 के पास चॉइस क्या है, a2 0 होगा, इसी तरह से a3 0 होगा एंड सो ऑन as 0 होगा। अब इसका मतलब ये है कि ये जितने भी कोएफिशिएंट हमने यूज किए a2 a3 एंड सो ऑन as ये सारे के सारे 0 हो गए। लेकिन हमने जब 1 डिफाइन किया था तो हमने ये कहा था कम से कम इनमें से एक तो नॉन जीरो होगा, और ये इसका मतलब ये कि ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। अब ये जब कॉन्ट्राडिक्शन आ गई तो इसका मतलब ये कि जो हमारा स्टार्ट में सपोजिशन थी वो हमारी सपोजिशन ही स्टार्ट वाली गलत है। अगर हमारी सपोजिशन ही गलत है तो इसका मतलब ये कि हमने सपोजिशन ये ली थी कि वो वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, so that means these vectors are linearly independent and that completes the proof. Thank you very much.